दोस्तों, करियर प्लानर के इस मेगा शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अचीवर्स टॉक के लिए मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस मंच से। हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए सभी परीक्षार्थियों का जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आज इस मेगा शो में आपकी मुलाकात अभय सिंह जी से हो रही है, जो CHSL 2017 के पास किए हुए विद्यार्थी नहीं है। इनमें एक गुण और है कि सेंट्रल रीजन में रैंक 1 भी लाए हैं और ऑल इंडिया रैंक में रैंक 10 लाए हैं। ये बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं आप सभी लोगों के द्वारा। तो अभय सिंह से आज बहुत तरह की बातें करेंगे। एसएससी में बहुत तरह की बातें जो बच्चा तैयारी करता है उसके दिल दिमाग में चलते रहता है, जो उसको रोकता है, जो उसको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक देता है। तो आज इन्हीं के जुबान से सुनेंगे, यानी इनकी जुबानी आपकी सफलता की कहानी बनने वाली है। इसलिए दिल थाम के बैठना, पूरा वीडियो को अंतिम तक देखना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। चलिए अभय जी, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या जॉब में मिला इसलिए या आकर? सर दोनों। दैट्स ग्रेट। तो अभय सिंह जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये वही क्लास है जहां की आज एक सफलता की जुबानी आप सुना रहे हैं और इसी क्लास में आप बैठा करते थे, ऐसा ही है? यस सर, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। आज ये डिजिटल हो गया है। आज ये डिजिटल हो गया है। ये तो समय का अब एक तकाजा है जो अब करियर प्लानर और लाइफ का एक नए अवतार में आप जैसे बच्चों के लिए आ गया है। राइट। तो अभय, आप सेंट्रल रीजन में आप शायद 2015 में आए थे, राइट? यस सर। उस समय जब आप आए थे पहला दिन, उस दिन का कहानी बताइए, वहां से हम चलते हैं। सर एंट्रेंस एग्जाम जब हम दिए थे तो उस टेस्ट में हम टॉप किए थे, तो मेरा मोरल बहुत टॉप पे था। लगा कि अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे। बट जिस दिन हम क्लब के पहला दिन आए थे तो उस दिन सर हम बॉटम में आ गए थे। तो उस दिन मुंह दिखाने लायक नहीं थे, मतलब अजीब सा फीलिंग आ रहा था, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ आ गए, भाग जाए कहीं यहाँ से। 1-2 दिन तक तो हम बात भी नहीं किसी से। बट हमारा ऑब्जर्वर था भवेश, उसने फ़ोन किया, क्या दिक्कत है। भवेश के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि भवेश इनके बैच के ऑब्जर्वर, जो आज एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में विगत 3 सालों से उनका सिलेक्शन CGL 2016 के एग्जाम में हुआ था, बैंगलोर में पोस्टेड है। हाँ, कंटिन्यू। उसने फ़ोन किया कि क्या दिक्कत है, फिर मैं सारी बातें बताई, कैसे हो गया है, मोरल डाउन हो गया मेरा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, 2 महीने का टाइम ले लो, 2 महीने जो रूटीन है उसको फॉलो करो, जो क्लब का रूटीन है, 2 महीने में एडजस्ट हो जाओगे। तो 2 महीने लगे, रूटीन में सेट हो गए हम। उसके बाद टारगेट हुआ कि अब जो है मेहनत करना है और रैंक में आना है। तो 2016 का एग्जाम आपने दिया? यस सर, 2016 का एग्जाम। कहाँ मिस हुआ आपसे? सर PT डिस्क्रिप्टिव तो हो गया था, बट टाइपिंग सर क्लियर नहीं हो पाया। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बात करेंगे आगे, लेकिन टाइपिंग याद रखिएगा, ये इनकी गलती थी जो 2016 में इनको रोक दिया। 2017 में ये हारे नहीं, 2017 में और भी कहते हैं ना कि एक स्टेप पीछे और फिर 2 स्टेप आगे, ठीक वैसा ही इन्होंने किया। 2017 के एग्जाम को पास ही नहीं किए, ये रैंक 1 सेंट्रल रीजन में लेके आ गए। तो अभय, जो आप CHSL 2017 में पास किए रैंक 1 के साथ सेंट्रल रीजन में, तो जो बच्चे SSC, CGL और CHSL की तैयारी करते हैं, यस सर, उसमें आपको एक परीक्षार्थी के रूप में क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर स्ट्रैटेजी, सबसे पहले हम लोग को PT पे फोकस करना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग PT को पास करने की नज़र से देखते हैं, PT पास करके उसके बाद हम लोग मेहनत करते हैं मेंस में, वही गलती हो जाती है सर। सबसे पहले PT को रैंक के हिसाब से देखना चाहिए कि PT में हम टारगेट बनाना चाहिए कि कम से कम 200 में 180 नंबर तक आ जाए। जिस दिन ये टारगेट बदल जाएगा कि हमको पास नहीं करना है, हमको इतना नंबर लेके आना है, उस दिन से चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक बार जब आपको कट ऑफ से 30-40 नंबर ज़्यादा आता है तो मोरल ऐसे ही हाई रहता है और उसका असर होता है आपके मेंस में। तो आपको मेंस में ज़्यादा मेहनत नहीं करें, फिर वो बूस्टअप कर देता है आपको PT का नंबर, तो मेंस में भी अच्छा हो जाता है। और जो लास्ट गेम चेंजर है, नॉकआउट गेम है सर, वो है डिस्क्रिप्टिव और ये CPT एग्जाम्स। डिस्क्रिप्टिव को बहुत लोग लाइटली लेते हैं, हम लोग भी लिए थे शुरुआत में, बट क्लब जो है मेंटेन किया इस चीज़ को, लगातार हर सेशन में डिस्क्रिप्टिव होते रहा, तो आदत हो गई थी, हर टॉपिक पे लिखने की आदत हो गई थी, तो उसका फायदा हुआ। आपका डिस्क्रिप्टिव में कितना नंबर? सर 70 नंबर मिले। अब जरा इनसे ही पूछते हैं अभय से कि PT की परीक्षा के लिए, CGL हो या CHSL हो, एक कट ऑफ जो आता है उससे कितना नंबर ज्यादा आना चाहिए यदि पक्का रूप से नौकरी मुझे चाहिए रैंक के साथ? सर PT में कम से कम 35 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा चाहिए। दोस्तों लिखते जाना, 35 से 40 नंबर एक्स्ट्रा, किससे? कट ऑफ से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एलोबरेट कर दूं, यदि PT का रिजल्ट आता है, चाहे CGL हो या CHSL, जो भी हम फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि यदि 1.5 लाख बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो उसमें 1.25 लाख बच्चे जो होते हैं, और मान लो 135 नंबर कट ऑफ गया है, तो 135 से 150 के बीच में ना अमूमन 1.25 लाख बच्चे होते हैं। 25,000 बच्चे सिर्फ ऐसे होते हैं
जो उसके ऊपर वाले जाते हैं, और मुश्किल से 12 से 15,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो 165 के ऊपर का स्कोर Yes, करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं बिहार या बिहार के बाहर, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, सभी जगह पे जिनका यही प्रॉब्लम है। वो कहने के लिए पास कर जाते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, और पता चलता है कि वो पास करके भी फेल हैं क्योंकि उनका स्कोर पीटी में 35 से 40 एक्स्ट्रा नहीं आया, जो अब है आपको बार बार बताना चाह रहे हैं, जिसपे आप परीक्षार्थी के रूप में अपने आप को टारगेट कीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी महंगी पड़ने वाली है। राइट। अब है मेंस में जो परीक्षार्थी जो पीटी में 35 से 40 एक्स्ट्रा ला सकता है या लाएगा, वो मेंस में जाहिर सी बात है टॉप ब्रैकेट नहीं रहेगा, आ जाएगा। यस सर। तो मेंस में आपको क्या लगता है 10-20 नंबर के अंदर ही गेम खत्म हो जाता है? यस सर, सारा गेम जो है 20 नंबर के 20 के फासले में खत्म हो जाता है, यानी वहां बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अभय ने आपको बोला कि पीटीए में यदि आप 35-40 एक्स्ट्रा लाते हो, जाहिर सी बात है यानी आपका मैथ्स और इंग्लिश भी उसमें काफी अच्छा है। यानी यदि आपको एक्स्ट्रा नंबर लाए हैं 40-35, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना तेज होगा, अच्छा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा है तभी आपको ज्यादा नंबर लाए हैं, और ऊपर से कॉन्फिडेंस जो बोनस मिला, जिसके ताकत से आप मेंस के टॉप ब्रैकेट में आ रहे हैं। राइट। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर, जिसमें इन्होंने 70 नंबर लाया, 100 में 70। अब ये बताइए कि डिस्क्रिप्टिव में कितना नंबर कम से कम तो लाना ही चाहिए सर? पास करने के लिए तो फिर 50 नहीं, पास नहीं, मतलब हाँ जॉब पाने के लिए एकदम सुनिश्चित कि भैया मुझे जॉब चाहिए, तब सर 70 नंबर चाहिए। 70 चाहिए, यानी 65 से 70। आपको 70 आया, आप रैंक 1 ले आए, तो 65 से 70 का यदि टारगेट किया जाए तो एसएससी में नौकरी पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी ही पक्की नहीं, यदि इनके बताए गए इस नंबर को ले आए तो रैंक भी मिलेगा, और रैंक मिलने से फायदा क्या होता है बता दीजिए? पोस्टिंग का। रैंक मिलने से फायदा ये है कि आपके हिसाब से पोस्टिंग मिलती है। Exactly. अभी जो पोस्टिंग मिलेगी वो मेरे चॉइस से मिलेगी, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा फायदा। जैसे अभी इनकी पोस्टिंग कहाँ मिली है? इसके द्वारा जो पोस्टिंग मिली मेरे होम टाउन में है सर। आपके होम टाउन में? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा लग रहा होगा आपको? बिल्कुल सर, घर के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होना। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये सब जो कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है कि एसएससी में बच्चे जो फेल करते हैं, बहुत बार पढ़ के पास नहीं करते, बहुत मेहनत करते, बट उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता। इसीलिए अब ऐसे आपकी स्पेशल खास बातचीत हो रही है, जिसमें कि आप इनसे इन चीज़ों को समझ पाएँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। चलो आप ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, आपका तो लंबा सफ़र रहा है, बच्चों से आपने मिला है, तो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं तैयारी करते समय? उनकी गलती वाली जगह बताइए जो बच्चे गलती ना करें। सर एसएससी में क्या होता है कि 50 नंबर का जीएस आता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। होता है क्या कि इंग्लिश और मैथ में टारगेट ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस में उसका एग्जाम होता है। बट इंग्लिश और मैथ अगर पीटी में भी अच्छा नंबर आता है, अगर 50-50 में नंबर आए तो 100 नंबर आता है। रीजनिंग अमूमन ठीक होता है, लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं। हम लोग भी ट्राई शुरू में क्या होता था कि रीजनिंग में नंबर आ जाता है, ऐसा परसेप्शन था। बट जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, रीजनिंग भी टफ हो गया है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो 35-36 के नंबर हो जाता है, उस वहाँ आ जाएंगे तो दिक्कत है। तो वहाँ भी आपको नंबर चाहिए, कम से कम 45 से ज़्यादा चाहिए। और जीएस जो है सर मेन फैक्टर है, गेम चेंज करता है। शुरुआत में क्या होता है कि जीएस में बहुत सारा पढ़ना होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, इसी से हो जाएगा। बट जो नंबर का गैप क्रिएट करना है वो जीएस क्रिएट करेगा सर। दैट्स ग्रेट। तो बहुत सही स्ट्रैटेजी इन्होंने बता रही है। तो गलतियां जो करते हैं बच्चे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे करते हैं। जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो कुछ चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव को आपने बताया हल्के में ले लेते हैं, पीटी में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी वो बना लेते हैं जो गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ यदि बच्चे गलती न करें तो एसएससी की परीक्षा में आप पास ही नहीं करेंगे, पहले अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा रैंक भी मिलेगा। आते हैं सीपीटी के बारे में, क्या ख्याल है आपका? सीपीटी में क्या गलतियां होती हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो सीपीटी है। अरे वाह, ये हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग बस पीटी और मेंस में लगे रहते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि ये नॉकआउट गेम है सर। आप कितना भी नंबर लेके आए, ऑल इंडिया रैंक 1 भी है, फिर भी अगर आपका पीटी क्लियर, टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ तो आप कहीं के नहीं है। तो आपके साथ भी या आपके दोस्तों के साथ कुछ हुआ है? सर खुद मेरे साथ हुआ है। कब हुआ है? सर 2016 के एग्जाम में हम पास थे, बट टाइपिंग हमारा क्लियर नहीं हो पाया और फिर हम रह गए। कोई बात नहीं, 2017 में आपको रैंक 1 लाना था, सीआर ने, इसलिए ये उसकी सीख थी सर, सीख थी कि टाइपिंग को लाइटली नहीं लेना है। हाँ। और होता क्या था कि सर हम लोग मेंस के बाद टाइपिंग शुरू करते थे,
और पिछली बार गड़बड़ हुआ तो उस पर हम शुरू से लगे रहे। जी हाँ, तो दोस्तों पिछले अचीवर्स टॉक में फलाहिम से जब मैंने मुलाकात कराई थी तो वो भी यही चीज बोला था कि 2017 में उसको ऑडिटर मिला था, लेकिन उसका जो नंबर था यदि वो सीपीटी पास कर जाता तो उसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी छोटी सी भूल आप पर कितना महंगा पड़ता है। तो आप ये सब गलतियां न करें, छोटी छोटी चीज हैं बट ये बहुत बड़े रूप में काम करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके अचीवर्स बोल रहे हैं, जो रैंकर्स हैं वो बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका आपको ध्यान रखना होगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब है चलिए आते हैं, आपको करियर प्लानर अलायंस क्लब में जो शिक्षा मिली, जो आप यहाँ लंबा समय, एक लंबा अनुभव आपका यहाँ रहा, किस तरीके का आपको यहाँ शिक्षा मिला, क्या लगा, ये कैसे आपको अन्य इंस्टीट्यूट से अलग किया, आपके स्किल्स में, आपकी पढ़ाई में, आपकी स्ट्रैटेजी में, क्या क्या आपको यहाँ मिला जो आपको हर जगह पे काम कर रहा है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो है इस क्लब में आने के बाद रूटीन मेंटेन रहा। होता क्या है कि जब हम लोग अपने से तैयारी करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर रूटीन मेंटेन नहीं होता है। कभी 4 घंटे पढ़ाई कर लिया, कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी रात भर पढ़ लिया, ये एक पैटर्न नहीं होता है। क्लब में है कि आपको क्लब आना है, क्लब का होमवर्क करना है, सेट रिव्यू करने, तो टारगेट बना हुआ है और अगले मीटिंग के लिए क्या क्या हमको चाहिए, क्या क्या तैयारी करके जाना है, तो उतना पढ़ना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज अगर रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा 4 से 5 घंटे, तो ये रूटीन मेंटेन रहा। अगर हम क्लब में नहीं होते तो शायद डाइवर्ट हो गए। एग्ज़ाम पास नहीं करने के बाद बहुत सारा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, और ये क्लब ही था जो हमको रोक के रखा। क्लब में धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा था तो उम्मीदें थी कि ठीक है आगे आएगा आएगा आएगा, और उसी का रिजल्ट है सर ये। बट अगर क्लब में नहीं होते तो शायद हम कहीं और मूव कर गए होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम नहीं होने के, पास नहीं करने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। और बहुत ऐसे सुनते हैं मार्केट में, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं बट 1 साल 1.5 साल के बाद फिर रास्ता डिबेट कर लेते हैं, लोग चले जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा है क्या? रियलिटी यही रियलिटी है सर, क्योंकि एसएससी का मतलब सर पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है फिर आप एसएससी के लायक नहीं है, तो आप दूसरा सेक्टर ढूंढिए। क्योंकि इसमें कई लेवल में एग्जाम्स हैं, पीटी है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव है, उसका टाइपिंग है, और बीच में तो केस वेस भी हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंस जरूरी है। एक एग्ज़ाम 1.5 साल लग जाता है। अब ये 17 का एग्ज़ाम है सर, 17 के फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और 20 के दिसंबर में रिजल्ट आया है। 19 के हाँ 19 के, यस सर। तो काफ़ी लंबा टाइम है, तो उतना पेशेंस चाहिए। और अभी क्या होता है कि उतना पेशेंस होता नहीं है। और बाकी जब रिजल्ट आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट आ रहे हैं, एलआईसी में रिजल्ट आ रहे हैं, तो होता है कि तुरंत होता है, तो फिर वहाँ डाइवर्ट होता है आदमी, और लगता है कि पैटर्न तो सेम ही है तो उसको भी दे दें, इसको भी दे दें। खुद मेरे साथ भी हुआ है सर ये। तो चूँकि एग्ज़ाम डिले हो गया रिजल्ट में, तो हम भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, कभी इधर शिफ्ट हो जाते थे, कभी बैंकिंग में चले गए, कभी रेलवे का एग्जाम तैयारी करने लगे। बट आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी सही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सब अब है अपनी जुबानी में वो गलतियां बता रहे हैं जो आप जैसे बच्चे प्रैक्टिकली करते हैं। हाँ। और आप उस गलती से बचे, राइट? यस सर, एग्जैक्टली। तो पूरा जो एक सफर रहा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा सफर था या सो था? नहीं पूरा जोश से बड़ा था, उमंग से बड़ा था? किस तरीके से आप इसको आंकते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम 16 में पास कर गए होते तो वो ये नहीं होता, कहीं और होते। एग्जैक्टली। और उसका देन था कि कुछ अच्छा होना था, तो वहाँ नहीं हुआ। चलिए, सीजीएल 2018 यस सर में भी आपका स्कोर अच्छा है, राइट? यस। तो सीजीएल 2018 में भी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिल जाएगा। यस सर, होपफुली। और कोई आखिरी मैसेज जो एसएससी के बच्चों के लिए आप देना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे बच्चे आपके इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको उम्मीद लगी है कि एक टॉपर क्या बोलता है, किस तरीके से वो अपने आप को स्ट्रैटेजी बनाया और किस तरीके से किया। तो आपका अंतिम मैसेज क्या है बच्चों के लिए? सर अंतिम मैसेज ये है कि जब भी आप प्लान करें तो वैसे ही प्लान करें कि जितना आपसे हो सके। कई बार रूटीन बनाते हैं हम लोग 8 घंटे का, जब भी बैठेंगे ना बनाने रूटीन, तो 8 घंटे से कम का रूटीन बनता नहीं है। बट रियलिटी ये है कि वो 1 सप्ताह से ज़्यादा चलता नहीं है। तो हम 4 घंटे का रूटीन बनाएं और वो लगातार चले, वो दिक्कत भी नहीं होगा। 4 घंटे आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट 8 घंटे 1 सप्ताह वैसे ही होता है। 12 घंटे बनाए 2 दिन, एग्जैक्टली। तो वो काम नहीं करता। बहुत लोग टेस्ट सीरीज वगैरह कर लेते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। सुनने में आता है हम लोग के पास कि सर 4 साल से टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, पीटी होता भी है, कभी मेंस भी गए, रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या टेस्ट सीरीज या जो आपको अलायंस क्लब की जो शिक्षा दी गई, क्या दोनों में आपको अंतर दिखा? सर टेस्ट सीरीज एक तरह से मोनोटोनस हो जाता है। अलायंस क्लब में क्या होता है ना, जो सेकंड सेशन होता है हम लोग का पीडीपी,
वो काफ़ी एनर्जी भर देता है। वो एकेडमिक से हट के भी ज़रूरी है बहुत सारा चीज़, या प्रेजेंटेशन होता है तो वो एक अलग तरीके का एनर्जी आता है हमारे अंदर, हम लोग मायूस नहीं होते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट दिए, खुद का जजमेंट खुद किए, और 4-5 दोस्त हैं उसमें टॉप कर गए तो वाह वाह हो गया। बट यहाँ जब छन के लोग आते हैं और यहाँ पे जब आप परफॉर्म करते हैं तब लगता है कि रियलिटी क्या है। और सेकंड सेशन का इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सब जब आए थे तो हम बोल नहीं पाते थे, और आज हम ऑब्जर्वर बन गए, मतलब थे हम ऑब्जर्वर। और एंट्रेंस एग्जाम में सारे जो चेहरे होते हैं 200 लोग 300 लोग आ रहे हैं, एक क्लास में बैठ रहे हैं, वो सारे अनजान हैं, फिर भी हम मतलब बिना डरे लगातार बोल रहे हैं, तो ये क्लब का देन है सर। अच्छा, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएससी में तो इंटरव्यू होता नहीं है, तो ये सेकंड सेशन क्यों करें सर? मतलब पीडीपी वाला जो आप प्रेजेंटेशन वो क्यों करें, क्या फायदा? सर एक होता है कि मीडियोकर वाला केस, एक होता है रैंकर वाला केस। तो जब क्लब में आएंगे, अच्छा तो अगर आप नॉर्मल हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जा रहे हैं, तो आप नौकरी ले लिए, शांत हो गए, वही टारगेट वहीं ख़त्म हो जाता है। क्लब है जो आपके अंदर इतना एनर्जी भर देता है कि वहाँ रुकना नहीं है, उसे आगे जाना है, जॉब में भी आगे जाना। यस, मेरा भी ये टारगेट रुकेगा नहीं सर, इसके बाद भी आएगा। यस सर, ये क्लब के देन है सर। अच्छा, 2015 के फरवरी में आप आए, 16 से आप एग्जाम में बैठे, 17 के एग्जाम को पास कर गए, लेकिन रिजल्ट चूंकि 19 के दिसंबर में आपको मिला, तो आपने मुझे लगता है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 आप 5 साल का 14 अप्रैल का अनुभव होगा। यस सर। तो 14 अप्रैल 2019 का जो अनुभव था, वो अनुभव क्या था आपके लिए? सर एक दिन का प्रोग्राम सर 1 साल मोटिवेट करके रखता है। अच्छा, यस सर। ऐसा सभी आप तो ऑब्जर्वर रहे अपने बैच के, बहुत बच्चों को आप आंखों के सामने एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हुए देखा है, तो क्या लगता है, मतलब क्या एक दिन का प्रोग्राम जोश भर देता है उन्हें? बिल्कुल सर, वो जब भी हम लोग भूल जाते हैं ना कि या फिर डिमोटिवेटेड हो गए, तो हम लोग वो वीडियो प्ले करते हैं। बीच बीच में हम लोग जब सेकंड सेशन होता है तो बीच में क्लिप लगाते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन कर रहे हैं क्लब के इंटरनल फंक्शन में, तो वो सारे फोटोज जो अचीवर्स के हैं, जो वीडियोज हैं उनके, वो हम लोग प्ले करते थे, वापस से फिर से एनर्जी आ गई। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत सही कहा अभय ने कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेट होने पे अपने आप को री एनर्जाइज करते थे। बच्चे जो तैयारी करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्मूथ नहीं हो पाते, नहीं निकल पाते, कुछ ना कुछ किसी का अटकल आती है, कैसे वो अपने आप को एनर्जाइज करें, री एनर्जाइज करें, बहुत ज़रूरी मैसेज इन्होंने दिया। तो 14 अप्रैल 2019 को जब आप, मुझे याद है आप बैक सीट पे थे, आप मंच को कंप्यूटर संभाल रहे थे, कंप्यूटर सेक्शन को, तो उस दिन आपके पास जॉब नहीं था, रिजल्ट नहीं था, तो उस दिन क्या लग रहा था कि अगला साल मेरा होगा, ऐसा लग रहा था? सर उस दिन एक बात कही थी, आपने कही थी और मुन्ना सर ने कहा था कि आज तुम बैकएंड में हो, कल तुम फ्रंट जाओगे, तो फ्रंट में तो आप आ गए। चलिए दोस्तों, बधाई हो अभय, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा होगा आपको, और साथ ही साथ आपके आने से हिंदुस्तान में बैठा हुआ लाखों बच्चा को इससे फायदा मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। तो साथियों, इस शो आपको बहुत पसंद आया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये आपका फर्ज है, और हमारा वादा है कि अचीवर्स टॉक में हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए अचीवर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। करियर प्लानर द्वारा प्रेजेंट किया हुआ अचीवर्स टॉक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, जिसमें सैकड़ों और हजारों वो विद्यार्थी जो किसी कारणवश सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको काफ़ी मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं रूबी लता शाह जी से, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, रिसेंट क्वालिफाइड हैं, वे जस्ट इनकी ट्रेनिंग हो ही रही है, ऑन प्रोबेशन है, हाजीपुर में पोस्टेड है। आज ये स्टूडियो में हमारे स्वागत है आपका यहाँ पे। तो रूबी से हम बातचीत आगे बढ़ाएं, इससे पहले इनके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को काफी मोटिवेट करने वाली कहानी है। रूबी हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की हैं, और इनका 2015 में ही ग्रेजुएशन हो गया था, और इनके गांव में ये पहली ऐसी लड़की है जो सरकारी नौकरी प्राप्त की है। तो जाहिर सी बात है, समाज में आने वाले सभी लोग ये कह रहे थे कि बच्ची ग्रेजुएशन कर ली, अब इनकी शादी कर दो, परंतु यहाँ पे इनका पूरा का पूरा मनोबल बढ़ाया, मेंटली सपोर्ट किया इनकी माताजी ने। चूंकि इनको पढ़ने की इच्छा थी और आगे बढ़ने की ललक थी, इसलिए पूरा सपोर्ट इनको मदर ने किया। लेकिन कुछ जो असफलताएं इनके हाथ लगी, क्योंकि 2015 से लेकर 2017 तक कुछ पारिवारिक उलझन और तबियत खराब होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर पाए।
पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव के बाद भी इनका जो अंदर से इच्छा था वो नहीं टूटा और 2018 में ये पहुंच गई करियर प्लानर और अलायंस क्लब में, और यहां से इन्होंने 0 लेवल से अपनी यात्रा शुरू की और किस तरीके से आगे बढ़ी और पहले अटेम्प्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ को क्रैक कर दिया। ये सारी कहानियां आपको रियली में मोटिवेट करने वाली होंगी दोस्तों। तो आइए इनकी जुबानी आपकी सफलता की कहानी बनेगी, तो वहां से हम लोग बात करेंगे। तो रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ जो एक कठिन परीक्षा माना जाता है भारतवर्ष में, उसको आपने पहले ही अटेम्प्ट में पास किया, और यहाँ ये बताना जरूरी है कि आपने एक ब्रेक के बाद पास किया। 2015 और 2019 4 साल, एक बहुत कड़ा संघर्ष है। तो क्या चीज था जो आपको मोटिवेट कर रहा था? इतना बड़ा 2 साल आपका उधर डिस्ट्रैक्शन हुआ, फिर आप 2018 में जिंदगी शुरू किए, तो क्या था? थोड़ा वृतांत में अपने जर्नी के बारे में बताइए। हर किसी का सर अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। घर से तो सर बहुत प्रेशर था, बट सर स्टार्टिंग से माँ का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। वो हमेशा हमको प्रेशराइज करती रही है, भैया तुम्हारे जॉब करें, तुमको भी जॉब करना है। वो जो इक्वलिटी का साइन है जो उन्होंने मेरे माइंडसेट में भरा था, वो कहीं ना कहीं जिद बन गया था कि नहीं, मेरे को भी जॉब करना है। और जब हम पटना आए तो मेरा रिजल्ट 2017 में नहीं हुआ था सर, और इवन 18 में भी सर मेरा ब्लैंक रिजल्ट था। बट मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि नहीं, आपको घर नहीं आना है, आप वहीं रहो, जो परेशानी होती है थोड़ा सा फेस करो, लेकिन रिजल्ट लेके आओ। तो उसमें मतलब मम्मी जो है मेंटली इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिटिंग था सर। और जो कुछ कमी रह रही थी वो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में मुझे पता चला था कि अलायंस क्लब हम ज्वाइन करें, वो मेरा वहाँ यहाँ आने के बाद पूरा हो गया था। क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे थे बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बट जो ये अलायंस क्लब है उसने कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ तक पहुँचाया। मेरे अंदर का फ्रस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं इतना हाई हो गया था, मतलब एक क्लर्क का पीटी तक सर मुझसे एक टाइम में क्लियर नहीं हो रहा था। तो जो क्लब में रहने के बाद जब मैंने देखा बच्चों को कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद भी पढ़ते रहना है, वो जो रुकावट जो होती है वो दिखता ही नहीं अलायंस क्लब के बच्चों में, वो मेरे लिए सर बहुत बेनिफिटिंग था। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखी अलायंस क्लब से, और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स रहे हैं, ऑब्जर्वर हो, ट्रेजरर हो, वीक स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे से सर मैंने कुछ सीखा है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिटिंग था, और कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो मुझे खींच करके यहाँ तक लाया है सर। तो करियर प्लानर अलायंस क्लब में जो आपकी यात्रा रही, वो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई? सर मैंने 2018 में ज्वाइन किया था अलायंस क्लब, और SBI के से ही ज्वाइन किया था। और वहाँ पे सर जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो सर मैं बहुत डरी हुई रहती थी। स्टार्टिंग का 1 मंथ मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे समझने में टाइम लग रहा था। पहले से इतना कुछ था कि रूल्स है, रेगुलेशंस है, आप एब्सेंट नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, और जो शेड्यूल था काफ़ी हैवी था। बट जब मैंने वहाँ देखा सबके साथ रूल्स को फॉलो करना शुरू किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जब मैं मतलब बहुत प्रॉपर वे में उसको करने लगी, एक टाइम ऐसा है कि मुझे उसकी आदत लग गई। और वही चीज़ है सर कि रूल्स को फॉलो करते गई, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पीटी आ रहा है तो आपको पीटी करना है, ऐसा नहीं कि मेंस आ रहा है तो आपको मेंस करना है। अलायंस क्लब का सबसे सर बेस्ट चीज़ ये है, वो ये नहीं देखता कि आ क्या रहा है, आपको हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, GD हो, प्रेजेंटेशन हो, जो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ है। क्लास में कभी भी खड़ा कर दिया जाता है, आप इस टॉपिक पे बोलिए, आप उस टॉपिक पे बोलिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रही है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिटिंग था। जब मेरा ग्रुप डिस्कशन था, मुझे अपना अलायंस क्लब याद आ रहा था कि आपके सामने अचानक से एक टॉपिक रख दिया है, खड़ा कर दिया गया, अब आप बोलिए। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिटिंग था। तो इसके लिए अलायंस क्लब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर के हेजिटेशन को, डर को भगाता है, और आपको एक प्रॉपर तैयार करके खड़ा कर देता है। तो आपको क्या लगता है, विद्यार्थी को शुरुआत से ही पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हम एक साथ लेके चलें। क्योंकि ऐसा जब हम पीटी का करते हैं सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पीटी का करते हैं तो हम पीटी ही क्वालिफाई कर पाते हैं एक टाइम के बाद, मेंस का करते हैं तो फिर मेंस ही कर पाते हैं। वैसे में क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि 3 साल 4 साल, लेकिन ऐसे हमारे क्लब में बहुत से बच्चे रहे हैं कि 3 मंथ्स में रिजल्ट लेके चले गए। क्यों? क्योंकि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज़ का प्रिपरेशन साथ में हो रहा है। मेरा भी सर, हम 18th में और 19th पे मेरे साथ आते आते मेरे साथ बहुत सारे रिजल्ट्स थे। 18 में सर मेरा ब्लैंक था, नॉट अ सिंगल पीटी। बट जो प्लेटफॉर्म है अलायंस क्लब, उतना रिजल्ट नहीं होने के बाद भी जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ के स्टूडेंट है,
रिजल्ट नहीं होने के बाद भी फिर भी पढ़ रहे हैं, फिर भी एक उनके चेहरे पे स्माइल है कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, या फिर जो आप हम लोग को स्पीच देते हैं, बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो सब चीज़ सर कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी लाता है। वो जब पोस्टर्स देखते हैं कि इसके हाथ में भी ये मेडल है, अलायंस क्लब का कप है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर लाता है कि मुझे भी वहाँ पहुँचना है। हर क्लास में वो पोस्टर दिखता है, क्लास में एंटर करने के बाद फिर यही लगता है कोई नहीं, ये रिजल्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट आने वाला है, आप रेडी हो जाओ। तो वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं, छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत बेनिफिटिंग थी सर। और मैं हमेशा अलायंस क्लब को, उस प्लेटफॉर्म को, वहाँ के मेंबर्स को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया हर एक चीज़ के लिए सर। तो अलायंस क्लब में बहुत कड़े कड़े नियम, जो कहते हैं ना, गाइडलाइंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो Yes, sir. बहुत बच्चे को दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है, आपको भी दिक्कत हुई या वो जरूरी सर था? थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इंटरव्यू के समय में, क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ रहा था। बट हाँ, उस समय आप अगर सही हो, आप सही से फॉलो कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिटिंग हो जाता है। मुझे लग रहा था कि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, बट जब मेरे जो ऑब्जर्वर हैं देवेश भैया, उन्होंने मतलब अलग से प्रिपरेशन कराना शुरू किया। यहाँ पे प्रिपरेशन कुमार सर का हुआ, आपका हुआ, तो अलायंस क्लब के बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है, 2 बार आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं, जीडी करवा देते हैं। तो हमें कहीं जाने की सर ज़रूरत नहीं होती है, हर कुछ हमें एक ही जगह मिल जाता है। इसके लिए हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्लास ज्वाइन करते हैं, ये क्लास ज्वाइन करते हैं, किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ बच्चे हैं उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है, वो इतना सेल्फ हो गए हैं कि उन्हें कहीं जाने की सर ज़रूरत ही नहीं होती है। यदि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अमूमन बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वो डिफरेंट कोचिंग या सिर्फ टीचर्स के चक्कर में रहते हैं, कि जो टीचिंग जिसकी बात होती है। बट आपको जो शिक्षा यहाँ मिली, जिसमें टीचिंग के अलावा बहुत तरह का जो स्किल्स दिया गया, Yes, sir. वो किस तरीके से आपको लगता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, वो हर विद्यार्थी तो अलायंस क्लब से नहीं जुड़ सकता, ये Yes, भी sir. तय बात है, लेकिन क्या उनको जहाँ भी रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहे, वो क्या ऐसे तैयारी करें शुरू से जिससे उनको फायदा हो? सर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी कहीं पे क्लास नहीं किया था, अलायंस क्लब में मैंने जो सीखा है, एक ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा बेनिफिटिंग होता है। मीन्स आपको मान ली मेरा मैथ्स कमज़ोर था, इंग्लिश कमज़ोर था, तो वो कहीं ना कहीं अलायंस क्लब के किसी स्टूडेंट ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग है, फिर रीजनिंग था, मैंने उनको सपोर्ट किया। तो मैंने जो सीखा है अलायंस क्लब से, मैंने ये सीखा है कि ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और हर एक चीज़ का प्रिपरेशन, आप 10 दिन में किसी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, बट जिस तरह से अलायंस क्लब में होता है, पर वीक मतलब पर डे जो भी उसमें मतलब वो शेड्यूल है उसका, आज प्रेजेंटेशन है, क्विज है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिटिंग है स्टूडेंट के लिए। वो ऑलवेज प्रिपेयर है हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वो कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है कि जब हम उस स्टेज पे जाते हैं तो हम डर नहीं रहे होते हैं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि ठीक है, इतना तो ये तो बात रही तैयारी की। अब आइए तैयारी के बाद जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर में गए, याद कीजिए अपना इंडक्शन और आज तक जो आप काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह का ये जो शिक्षा दिया वो फायदा कर रहा है आपको? सर पहला चीज़ तो जो हमारा एक्टिविटी है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने का, किसी चीज़ को कैपेसिटी, एक बहुत बड़ा कैपेसिटी, बहुत बड़ी मेंटलिटी और मैनेजमेंट पावर यहाँ से डेवलप होता है। कम्युनिकेशन स्किल की भी बात करें तो वो भी हमें अलायंस क्लब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराया जाता है कि आपको इस तरह से किस बात को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ भी अलायंस क्लब में सिखाया जाता है कि अगर आप किसी टॉपिक पे बोल भी रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, तो उसको किस तरह से सिंक्रोनाइज करना है। फिर ऑब्जर्वर का पोस्ट होता है, ट्रेजरर का होता है, आप चेयरपर्सन बनते हैं, आपको जिम्मेवारी देके आपको उस लायक भी बनाया जाता है, लीडरशिप दिया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये सर वो चीज़ वहाँ पे भी बेनिफिटिंग होती है। फिर जो अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी आप बिलो एवरेज हो गए, कभी आप नहीं पढ़ पाए, उसको कैसे ऊपर खींच के ऑब्जर्वर लाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करती है और वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। जैसे अभी मैं स्टेट बैंक में हूँ तो ऑडिटिंग था सर, तो जैसे टाइमिंग बहुत ज़्यादा था, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि वो चीज़ मैंने अलायंस क्लब में सीखा है कि ऑल ऑफ 10th को आपका ये एंट्रेंस भी है, फिर क्लब भी है, फिर पेपर भी चेक करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इतना करके आए थे कि वहाँ दिक्कतें नहीं आ रही थी सर। तो अलायंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फुल्ली प्रिपेयर कर रहा है, हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। आप आगे चलकर सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बहुत चीज़ों से मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, मैनेजमेंट पावर काफ़ी बढ़ जाता है सर। आपका ऑनर्स क्या है? सर मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी है। यस सर। और आपके बैच में कितने बच्चे थे जो SBI में ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर 64 थे हम लोग। 64। Yes, sir. 64 में कितने लोग ऐसे थे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे? कुछ है सर आइडिया? हार्डली 3 से 4। 3 से 4, यानी बाकी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के। यस सर। तो आप ये बताइए कि ये जो आप अपने आप को SBI में देख रहे हैं,
आज से यदि हम बात करें 30 साल के बाद रूबी लता साहब Yes, कहाँ पहुँच सकती हैं और कौन सा स्पार्क है, गुण है जो आपको उस लेवल पे ले जा सकता है? सर मेरा तो यही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ बताए जा रहे हैं, डिफरेंट सर्कुलर्स होते हैं, उसको फॉलो करना है। और मैं तो अभी यही सोच रही हूँ सर कि जितना पॉसिबल हो मैं उसके उतने हाई लेवल तक जाऊँ जितना मेरे लिए सर मैं बहुत हाई तक जाना चाहती हूँ, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो, एक सही तरीके से मेहनत करते हुए, ताकि एक मैं इंस्पिरेशन रहूँ हर किसी के 64 लिए। बच्चों के बैच में जब आप वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी, काम कर रही थी, तो आपको अच्छा लग रहा था, कुछ अलग लग रहा था कि आप उसमें अलग हैं? बहुत खुशी या महसूस- बैक बेंचर रहा करते थे, नहीं बोलना है, चुप रहना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल नहीं। अलायंस क्लब में आने के बाद ये सब चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो हम भूल जाते हैं कि हम क्या है नहीं है। वो एक अलग जोश भर देता है, वो आपको सिखाता है कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि अलायंस क्लब में आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, मेरा जीए अच्छा है। जब हम क्लास में एंटर किए तब बच्चों ने बताया कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा है, आप मुझे ये बता सकते हो क्या? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से बहुत बेनिफिटिंग था। आपको आपकी कमी को भी बताया जाता है, उसको इम्प्रूव कराया जाता है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी आपको बताया जाता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो आज सर जो आज का बैंकिंग सिनारियो है, जो भी एग्ज़ाम है, आप एक सब्जेक्ट को अच्छा करके क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, जो कि हमें अलायंस क्लब से मिलता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिटिंग था, और मैं सर कहीं कुछ लो फील नहीं कर रही थी ट्रेनिंग में। मुझे लग रहा था कि हाँ आई डिड समथिंग, और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि वो टेक्नीशियंस हैं या इंजीनियर्स हैं, मैं उनके लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा था। अपने आप में ही बहुत खुशी महसूस होती है जब पता चलता है। तो साथियों, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा रूबी की जुबानी, जो आपकी सफलता की कहानी बन जाएगी यदि आप इनके बातों को स्मरण करेंगे और फॉलो करेंगे। तो याद रखिए, जो इन्होंने आपको बताया है वो बार बार एक ही चीज़ को बता रही हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता है, करने से आता है। इन्होंने ये भी आपको गाइड किया है कि हर विषय की बैलेंसिंग सीखें, किसी एक विषय के अच्छे करने के चक्कर में आप न रहें। और सर एक बात और सर, एक मैसेज है मेरा कि हर लोग चाहते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें। वो टॉपर है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें। मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप पहले खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपकी कमी क्या है, आप कहाँ किस रीज़न से रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अलायंस क्लब में बैठे हर बच्चे या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें वो काबिलियत है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं, और थोड़ा सा माइंडसेट होना चाहिए सर। पहले ही हम डर जाते हैं, ओह SBI PO नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं। वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, दूसरा आप अपने वीक पॉइंट को ठीक कीजिए। ये दो चीज़ सर बहुत मैटर करता है एक रिजल्ट को लेने के लिए। यहाँ का आपने वार्षिक सम्मान समारोह 2019 का देखा होगा? यस सर। तो 2019 में आपको क्या लग रहा था वो मंच बस देखकर? यही था कि नेक्स्ट टाइम मुझे वहाँ होना है, एनी हाउ, और यहाँ नहीं होना है। और आप पहुंच गई। यस सर, बिल्कुल। तो बधाई हो आपको इस सफलता के लिए। और साथियों, जो भी रूबी ने कहा है, यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे अचीवर्स के जुबान से आप सुने हैं, पहले भी SBI PO के जुबान से सुने हैं। हर लोग प्रायः एक ही चीज़ आपको बार बार हैमर कर रहा है, वो है बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, वो है आपका कॉन्फिडेंस, और वो है आपका पूरा का पूरा स्टडी। यानी PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। कोई आखिरी मैसेज और टिप्स बच्चों को देना चाहेंगे आप? सर, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से कि रुकना नहीं है। जब तक जो चीज़ आपको चाहिए, रिजल्ट चाहिए, SBI PO चाहिए, SBI क्लर्क चाहिए, जो भी चाहिए, जब तक आप पा नहीं लो तब तक आप रुको नहीं, बिल्कुल दौड़ते ही रहना है, उसी स्पीड में, उसी जुनून में। रिजल्ट तो मिलना ही है। दैट्स ग्रेट रूबी। तो सही कहा रूबी ने दोस्तों कि सफलता के लिए जुनून चाहिए, और जुनून आपको पैदा करना है, और वो जुनून कहाँ से आएगा? वो आपके अंदर से आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर योर सेल्फ। तो चलिए, ये शो आपको अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर और फॉरवर्ड करते रहें, जिससे कि हिंदुस्तान के आखिरी विद्यार्थी तक इस मैसेज को हम लोग पहुंचाने में कामयाब हों कि जो विद्यार्थी किसी कारण से रुक जाता है, सफल नहीं हो पाता है, वो कैसे सफल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ थैंक यू सर, थैंक यू।